जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत व अभिनंदन है। आज हम आप सभी लोगों को फिजिक्स फर्स्ट पार्ट 2 गॉस की प्रमेय पढ़ाएंगे। देखिए, जो गॉस की प्रमेय है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतिवर्ष जो है ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो सभी लोगों से विशेष अनुरोध है, इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़िएगा और सारे वीडियो को आप देखिएगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे, तो अंत तक सभी बच्चे वीडियो में बने रहेंगे ताकि उनको विशेष जानकारी मिल सके। तो सभी लोग शुरुआत करते हैं आज गॉस की प्रमेय। तो सभी बच्चे रेडी हैं कि नहीं रेडी हुए? चलो जल्दी जल्दी निकालिए कॉपी और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आज हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और इसे तैयार करेंगे। आप सभी लोगों से एक विशेष अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट और शेयर लाइक ज़रूर कर दें। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपने टॉपिक पर आ जाइए। तो आज आपको क्या पढ़ना है? गॉस की प्रमेय। क्या पढ़ना है बेटा? गॉस की प्रमेय, यानी कि फिजिक्स फर्स्ट का लेसन नंबर 2 गॉस थ्योरम आपको पढ़नी है। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है गॉस की प्रमेय। एक बार फिर से बोलो, क्या पढ़ना है? गॉस की प्रमेय। प्रेम से बोलो, क्या पढ़ना है? गॉस की प्रमेय। फिर से कहो, क्या पढ़ना है? गॉस की प्रमेय। समझ गए बेटा? तो अब पढ़ना है गॉस की प्रमेय। हम सभी लोग आज अपने टॉपिक पर आते हैं। फिजिक्स फर्स्ट का जो पार्ट है 2, उसका नाम है गॉस की प्रमेय। क्या नाम है बेटा? गॉस की प्रमेय। ये टॉपिक पढ़ना है। बहुत ज़्यादा कोई हवा नहीं है ना भेड़ा है, ये टॉपिक है गॉस थ्योरम। एक साइंटिस्ट गॉस हुए थे जिन्होंने वैद्युत फ्लक्स और आवेश में एक संबंध दिया था जिसे हम गॉस थ्योरम कहते हैं। तो गॉस थ्योरम सिद्ध करने से पहले कुछ हम टॉपिक आपको बेटा पढ़ा रहे हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। जब तक आपको वो टॉपिक नहीं आएंगे तब तक आप गॉस की प्रमेय अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे घन कोण। क्या डालेंगे बेटा? घन कोण। देखिए घन कोण क्या होता है। घन कोण ध्यान से समझिएगा बेटा। जैसे एक ये बेटा ठोस गोला है। कैसा गोला ये है? ठोस। कैसा गोला है ये? ठोस। इसका ये पृष्ठ क्षेत्रफल ये है, ये सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल है। केंद्र बेटा इसका O है। केंद्र क्या है? O। यदि इस सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, कहाँ कोण बनेगा? केंद्र पर कोण बनेगा, इसी को हम कहते हैं घन कोण। इसको क्या कहते हैं बेटा? घन कोण। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है ये? DA। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? DA। तो जो घन कोण हमारा होगा डी ओमेगा, वो होगा बेटा DA अपॉन R स्क्वायर। डी अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अब देखो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे किसी गोले के सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा। ये बेटा कैसा क्षेत्रफल है लल्ला? ये एक बार फिर से देखो बेटा, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है। प्यार से बोलो, कौन सा क्षेत्रफल है बेटा? सूक्ष्म क्षेत्रफल। इस सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? घन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? घन कोण। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डी यहाँ पर इसलिए लगाए हैं क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इसलिए सूक्ष्म कोण होगा। तो किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। इसे इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते। किससे प्रदर्शित करते? ओमेगा से। डी तो हमने इसलिए यहाँ पर लगाया है क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो सूक्ष्म घन कोण बनेगा। कम एरिया होगा तो कम कोण बनेगा, ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा कोण बनेगा।
यानी कि बड़ा सा एरिया तो बड़ा सा कोण, छोटा सा एरिया तो छोटा सा कोण, इसलिए सूक्ष्म एरिया है तो सूक्ष्म कोण है। तो ये बेटा ठोस गोला है और ठोस गोले के पृष्ठ का सूक्ष्म ये क्षेत्रफल है। सूक्ष्म क्या है ये बेटा? क्षेत्रफल। कैसा क्षेत्रफल है ये? सूक्ष्म क्षेत्रफल। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर ये कोण बन रहा है इसी को हम घनकोण कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या बेटा होता है? स्टेरेडियन। ध्यान से समझिएगा, परिभाषा एक बार फिर से बता रहे हैं। किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। एक बार फिर से देखो बेटा, ये यार जो दिख रहा है ये कौन सा कोण है? घन कोण। और ये सूक्ष्म एरिया है बेटा। ये कौन सा एरिया है लल्ला? सूक्ष्म एरिया। इसको डीए से प्रदर्शित करेंगे। फिर से चित्र देखिए। एक सबसे पहले ठोस गोला लेंगे, इसका केंद्र होगा। फिर इस ठोस गोले का एक सूक्ष्म एरिया ले लेंगे जिसको पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। ये केंद्र पर जो कोण बनाएगा इसे हम डी ओमेगा से लिखेंगे। जो घनकोण होगा यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल ए होगा। तो यही आपको लिखना है। किसी ठोस गोले के सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बने कोण को घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है बेटा? रेडियन। अब देखिए, यदि हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे? संपूर्ण के लिए, तो यहाँ पर सिग्मा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सिग्मा। ना सिग्मा लगाएंगे तो समाकलन। सिग्मा का भी मतलब होता है छोटे छोटे कणों का योगफल, छोटे छोटे अंकों का योगफल। सिग्मा का भी मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ पर मान निकालना। तो ये हो जाएगा हमारा डी ओमेगा 1/r² समाकलन डीए। तो डी ओमेगा का ओमेगा 1/r² डीए का समाकलन करोगे तो क्या होगा? ए हो जाएगा। ए इस गोले का क्षेत्रफल है। तो गोले का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं 4πr² होता है। क्या होता है बेटा? 4πr²। आर से r² कट गया, ओमेगा बराबर 4π आ गया। तो घन कोण का मान कितना आ गया? 4π। तो संपूर्ण गोले का घन कोण कितना होता है? 4π। क्या होता बेटा? फिर से बोलो, 4π। अरे यार 4π सीधे कहो, 4π। वो लेटने वाला 4π नहीं है ये बेटा। 4 आंकिक मान, पाई जो है एक कांस्टेंट। तो जो ओमेगा बराबर 4π इतने स्टेरेडियन। क्या आ गया? स्टेरेडियन। तो घन कोण का मान कितना होता है? 4π। अब देखिए यहाँ पर यदि यही थीटा कोण बनाए, कितना कोण बनाए? थीटा कोण। जो इसकी एक अक्ष और ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो अक्ष से कितना कोण बनाएगा? थीटा। तो जो हमारा यहाँ पर घन कोण डी ओमेगा होगा वो डी ए cos थीटा बटे r²। कितना हो जाएगा बेटा? r²। तो ये जो है आपका घन कोण आ गया। एक बार फिर से आपको समझाया दे रहे हैं, फिर आप नोट करेंगे। घन कोण का फॉर्मूला डी ओमेगा बराबर डी ए बटे r²। परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो डी ओमेगा बराबर डी ए बटे r² लिखेंगे आप। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो डी ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा, डी ए का हो जाएगा बेटा ए, और जो ए है ये इस पूरे गोले का क्या है? क्षेत्रफल। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। r से r² कट गया, ओमेगा बराबर 4π आ गया। जो ये इसकी गोले की त्रिज्या r है, त्रिज्या कितनी है? r, और सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? dA है। तो जो घन कोण होगा dA, डी ओमेगा बराबर dA बटे r² होगा।
यदि यहाँ से क्षेत्रफल त्रिज्या के बीच कोण कितना बनेगा, थीटा बनेगा, तो डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर घन कोण होगा। ये सभी बच्चे नोट करें फटाफट, उसके बाद अभी करवाते हैं फिर आगे, जल्दी नोट करिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, घन कोण तो सभी बच्चे समझ गए। कभी कभी एक स्टेरेडियन की परिभाषा पूछ ली जाती है। कितने स्टेरेडियन की? 1 स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है? अभी आपने पढ़ा डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। यदि क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर कर दिया जाए तो डी ओमेगा बराबर आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 1 स्टेरेडियन। कितना मिलेगा? 1 स्टेरेडियन। अब इसकी देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे, त्रिज्या के वर्ग के बराबर। त्रिज्या के वर्ग, अरे बेटा त्रिज्या का वर्ग है कि नहीं लल्ला? फिर से बोलो बेटवा, त्रिज्या का वर्ग है कि नहीं? त्रिज्या की घात 2 है कि नहीं है? यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बने घन कोण को 1 स्टेरेडियन कहते हैं। यही 1 स्टेरेडियन की परिभाषा है। फिर से देखिएगा, त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बने घन कोण को 1 स्टेरेडियन कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। कौन सा टॉपिक है बेटा? वैद्युत फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, प्रतिवर्ष पूछा जाता है वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। जैसे ये बेटा वैद्युत क्षेत्र में कोई हमने काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया। वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा है। वैद्युत पृष्ठ में कैसा हमने पृष्ठ खींचा है? कोई एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा है जिससे वैद्युत बल रेखाएं सर्जित हो रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं सर्जित हो रही हैं, लंबवत जा रही हैं, थीटा कोण बना रही हैं। कितना कोण बनना है? थीटा कोण बनना है। यदि इसका क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए है, पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? ई वेक्टर। तो जो वैद्युत फ्लक्स डी फाई होगा वो ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर डॉट गुणनफल होता है। और जो डॉट गुणनफल होता है वो अदिश गुणनफल होता है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बेटा? अदिश राशि। डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, हटाएंगे तो उसको लिखेंगे ई डी ए कास थीटा। क्या लिख देंगे? ई डी ए कास थीटा। मात्रक क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इधर देख लीजिए, तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर से स्क्वायर, मीटर की घात 1 है, यहाँ 2 घात है, एक घात कम कर दोगे तो m की घात 1 बचेगी, तो उसे केवल m लिखेंगे। या m की घात 2 था, m गुणे m लिखते तो मीटर मीटर कैंसिल, तो वोल्ट मीटर। क्या आ गया बेटा? वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। अच्छा ये बताइए, वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। डी यहाँ पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो सूक्ष्म लिया गया। कैसा लिया गया? सूक्ष्म क्षेत्रफल। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? डी लगा दिया है। सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा तो कम बल रेखा निकलेंगी, तो कम वैद्युत फ्लक्स होगा। तो वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? ई से। जैसा कि हमने पहले लेसन में आपको पढ़ा दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला लेसन आप जो है पिछले वीडियो में सर्च करके पढ़ेंगे
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें आपको मिलेगी पढ़ने को। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से, क्षेत्रफल को डीए से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देखिए, वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से, क्षेत्रफल को ए से। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल होता है उसके बीच कोण कितना बनता है? थीटा बनता है। कितना बनता है बेटा? थीटा। और ये देखो ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर डॉट गुणनफल है, और फर्स्ट ईयर में आपने तो डॉट गुणनफल पढ़ा होगा यार बेटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कास थीटा, ये तो डॉट गुणनफल पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ से वेक्टर हटाया गया तो कास थीटा लगा दिया गया। तो एक यहाँ पर फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स। फाई कैसी राशि होती है? अदिश राशि। यानी कि वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है? अदिश। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं? तो देखो, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ। किसी ने ओरिजिनल वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ खींचा, ओरिजिनल हाथ से खींचा है, अरे फटाक से करंट मारेगा ना, ससुरा दूर गिरेगा जा करके, तो केवल हम कल्पना करते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे उत्सर्जित होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। एक बार फिर से देखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे उत्सर्जित होने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखो, कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चा वहां पर जो है कंफ्यूज आ जाता है, कहता ससुरा ये कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या किस फॉर्मूले से आएगा? तो कुल संख्या निकालने के लिए कोई और फॉर्मूला नहीं, वैद्युत फ्लक्स पर जाइए। किस पर जाइए? वैद्युत फ्लक्स पर। फटाफट उसका वैद्युत फ्लक्स निकाल दीजिए। जितना वैद्युत फ्लक्स आएगा वही कुल बल रेखाओं की संख्या होंगी। तो सभी बच्चे जान पाए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र से उत्सर्जित होने वाली, किसी वैद्युत क्षेत्र से उत्सर्जित होने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह इसी डिफिनेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना है तो आप लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे उत्सर्जित होने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ये आपका जो है वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब अगला टॉपिक जो बेटा है वो गॉस की प्रमेय आ जाता है। अब आइए गॉस की प्रमेय। यदि आपको इतना सब कुछ आता है तो हम उम्मीद करते हैं आप गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, नो झंझट, नो डिस्टर्बेंस, ओनली वन गॉस थ्योरम्स। यानी कि यदि ये सब कुछ आप समझते हैं तो गॉस की प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए, जितना सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया है एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले आपको बताया था घन कोण। घन कोण देखिए क्या होता है। जो घन कोण है उसकी परिभाषा, किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। फार्मूला डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। ठोस गोले पर संपूर्ण घन कोण का मान 4 पाई। अरे यार, लेटने वाला 4 पाई नहीं, 4 और पाई, ओमेगा बराबर 4 पाई। एक स्टेरेडियन की परिभाषा आपको हमने लिखवाई है। एक स्टेरेडियन देखो क्या होता है, हमने आपको बताया था डी ए बराबर आर स्क्वायर। यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर, यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बना घनकोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। यदि त्रिज्या
का जितना वर्ग होता है उतना ही हम सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लें तो उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, घन कोण बनेगा, उसी को हम एक स्टेरेडियन कहेंगे। फिर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे उत्सर्जित होने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बताइए? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक अभी लिखवाया था, वोल्ट और मीटर। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब आ जाइए बेटा अपने अगले टॉपिक पर। सभी लोग जो मेन है, अभी तक तो हम लोग इधर उधर के मच्छर मार रहे थे, अब मेघनाथ का वध करना है, जो है गॉस थ्योरम। देखो हर युग में हर जगह अलग अलग किस्म के लोग आते हैं। जैसे रामायण में रावण हुआ, मेघनाथ हुआ, इंद्रजीत हुए, ये सब वध हुए। ठीक उसी प्रकार आपने कृष्ण लीला देखी जिसमें बकासुर वध किया गया, कंस वध किया गया, बहुत सारे इत्यादि कृष्ण भगवान ने वध किए। और यदि हम अपने सब्जेक्ट में देखते हैं, इसमें भी सब वध ही करना है यार। गॉस थ्योरम्स का वध करना, जब तक उसका वध नहीं करेंगे तब तक कुछ नॉलेज हमको नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा उसका ऑपरेशन करना है। बस फर्क इतना है कि वहाँ धनुष बाण से वध होता था, यहाँ हमारे पेन से वध होता है। किससे वध होता है बेटा? पेन से। ये देखो सब पेन है कि नहीं है? बहुत बड़ा का पेन है। तो इन पेनों से इसका हमें वध करना है। आओ करते हैं वध। कैसे करते हैं? गॉस प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय क्या है? जाहिर सी बात है, वेरी सिंपल है। जो देखो वैज्ञानिक गॉस थे, क्या थे? वैज्ञानिक गॉस। इनके एक बेटे का नाम था वैद्युत फ्लक्स। वैज्ञानिक गॉस का जो एक बेटा था उसका नाम था बेटा वैद्युत फ्लक्स। जो इनकी दूसरी बेटी थी वो बहुत खतरनाक थी, जिसका नाम था चार्ज, आवेश। क्या नाम था? आवेश। भाई गॉस जो थे इनकी बेटी बहुत खतरनाक थी, जिसका नाम था आवेश, चार्ज। तो इन्होंने एक नियम निकाला, सोचा यार मेरा बेटा तो सिंपल है, लेकिन जो हमारी बेटी आवेश है ये बहुत खतरनाक है। जिसमें फ्लो हो जाएगी, झटका उसमें लगेगा, ससुरा उड़ जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी बेटी को बेटे से सौंपते हैं, इसमें एक संबंध निकाल देते हैं जो इसको कंट्रोल करता रहेगा। तो जो वैज्ञानिक गॉस थे उन्होंने अपने बेटे, कौन बताइए? वैद्युत फ्लक्स, बेटी आवेश में एक संबंध दे दिया। वही जो है क्या है? गॉस थ्योरम। बेटा कौन था? वैद्युत फ्लक्स था। बेटी कौन थी? आवेश। दोनों में संबंध कर दिया भाई बहन का, जिससे एक दूसरे को कंट्रोल कर लिए। यही हो गया गॉस थ्योरम। लिखना क्या है? वैज्ञानिक गॉस ने वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश में एक संबंध दिया, जिसे गॉस थ्योरम कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं। अब देखिए कैसे संबंध दिया, कैसे संबंध निकाला, उस चीज का जो है हम यहाँ पर व्याख्यान करेंगे। तो सभी भक्तों से, सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि जब तक गॉस थ्योरम का वध ना हो जाए तब तक आप इसी प्रकार वीडियो पर लगे रहिएगा। तो देखो चलते हैं वध करने। क्या करने चलते हैं? वध करने। आओ करते हैं वध। भाई वध तो तभी होगा जब तुम साथ दोगे, हम साथ देंगे, अकेले नहीं कोई मार सकता। आओ बेटा करते हैं गॉस की प्रमेय का वध। चल जनाजा उठने लगा है, गॉस का प्रमेय चलने लगा है। आ जाओ देखिए बेटा, एक सबसे पहले हम बन जा सिम सिम बन गया। ये दिखा बेटा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा होगा, फिर से बनाते हैं।
ये एक बेटा पिंड है, अजीबो टाइप का पिंड बन गया। ये क्या है? पिंड। इस पिंड का केंद्र O है। पिंड का केंद्र क्या है? केंद्र दिखा? नहीं दिखा? नहीं दिखा होगा ना, हम जानते नहीं दिखेगा, अब दिख रहा होगा। ये पिंड का केंद्र O है। इस पर कुल आवेश बेटा Q है। कुल आवेश कितना है? Q। केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु हम बेटा P ले लेते हैं। कौन सा बिंदु ले लेते हैं? P। इसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस बिंदु P को हम कौन सा पृष्ठ कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E वेक्टर, जो क्षेत्रफल होगा dA वेक्टर, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल के बीच बना कोण थीटा है। अब हम इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो ये जो हमारा बनेगा इसके केंद्र पर घनकोण वो d ओमेगा बनेगा। कितना बनेगा? d ओमेगा। अब लिखेंगे कैसे? माना किसी पिंड का केंद्र O है, माना किसी पिंड का केंद्र O है बेटा, ये पूरा पिंड है, इसका केंद्र ये O है। माना किसी पिंड का केंद्र O है जिस पर स्थित कुल आवेश Q, केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा क्षेत्रफल dA वेक्टर, जिनके बीच बना कोण थीटा है। इस प्रकार से इसकी संरचना लिखनी है। एक बार फिर से चित्र बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक पिंड ले लेते हैं। सबसे पहले बेटा क्या लेते हैं? पिंड। ये पिंड हो गया, ये क्या बन गया? पिंड। और पिंड का ये बेटा केंद्र होगा O। इस केंद्र पर कुल आवेश Q, केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे जिसको गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। ये कौन सा पृष्ठ होगा? गॉसियन पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, क्षेत्रफल dA वेक्टर, जिनके बीच बना कोण थीटा। अब इसको हम Q O से मिलाएंगे, केंद्र से इसको भी मिला देंगे, इनके बीच जो घनकोण बनेगा वो d ओमेगा बनेगा। लिखोगे माना किसी पिंड का केंद्र O जिस पर कुल आवेश Q है, केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, क्षेत्रफल dA वेक्टर, जिसके बीच बना कोण थीटा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो फिर से एक बार चित्र बनाते हैं। देखो, यदि चित्र समझ में आ गया तो समझ लो आधी फिजिक्स समझ में आ गई। तो चित्र जो है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम, ये हार्ड चल रहा, कैसा चल रहा? हार्ड, यानी कि डार्क चल रहा। ये एक बेटा पिंड है, पिंड का केंद्र ये O है, केंद्र O से R दूरी पर बिंदु ये P है, इसको गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ कहते हैं? गॉसियन कहते हैं यार, गॉसियन। गॉसियन पृष्ठ ऐसे बनाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, क्षेत्रफल dA वेक्टर, इसके बीच बना कोण थीटा। अब इनको इस प्रकार से ऐसे मिला देना केंद्र से। केंद्र पर जो घनकोण बनेगा d ओमेगा। कितना बनेगा बेटा? घनकोण केंद्र पर कितना बनेगा लल्ला? d ओमेगा। ये दूरी कितनी है? r है। आवेश कितना है? q है। बनाइए चित्र, फिर आपको जो है आगे लिखवाते हैं। कट गया थोड़ा, इधर लिखा बनाए दे रहे हैं। सबसे पहले जो बेटा आपको एक पिंड ले लेना है। क्या ले लेना है? एक पिंड आपको बनाना है। सबसे पहले हचाक हचाक कर पिंड बना देना है फटाफट। ये एक बेटा पिंड बन गया। पिंड का केंद्र ये O है, केंद्र O से R दूरी पर ये बिंदु
पी है, इसी को हम बेटा गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और इसको मिला देंगे केंद्र ओ से, केंद्र पर घनकोण बनेगा डी ओमेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, क्षेत्रफल डी ए वेक्टर, जिनके बीच कोण थीटा बनेगा। कितना बनेगा? थीटा। कितना कोण बनेगा बेटा? थीटा। केंद्र पर कुल आवेश होगा प्लस क्यू या क्यू। बनाइए इसे, फिर आपको जो हम करवाते हैं। अब इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? लिखना तो बहुत सिंपल, जिस प्रकार से आप इसको बनाए हैं उसी प्रकार से इसको आपको लिख लेना है। लिखोगे माना किसी पिंड का केंद्र O है, माना किसी पिंड का, बेटा ये पिंड है यार, माना किसी पिंड का केंद्र O है, केंद्र O पर कुल आवेश Q स्थित है, केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, क्षेत्रफल dA वेक्टर, जिसके बीच बना कोण थीटा है। एक बार फिर से चित्र बनाते हैं, फिर डेरिवेशन करेंगे। इस बार जो है आप सभी लोगों को समझ लेना है, इस बार माइंड से भागने ना पाए बेटा। यदि भाग गया तो समझ लो तुम्हारे अंदर डेरिवेशन रोकने की क्षमता नहीं है, इसलिए भागने ना पाए इस बार। ये पिंड का केंद्र O, इस पर कुल आवेश Q स्थित है, केंद्र O से r दूरी पर ये बिंदु बेटा P है, इसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, क्षेत्रफल जो है वो dA वेक्टर है, ये कोण थीटा बन रहा है। अब इसको हम केंद्र से ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, जो बीच में कोण बनेगा वही हमारा घनकोण डी ओमेगा होगा। क्या होगा? डी ओमेगा। अब देखिए लैंग्वेज तो आपको बता ही चुके कैसे लिखना है। माना किसी पिंड का केंद्र O है जिस पर Q आवेश स्थित है, O से r दूरी पर बिंदु P है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, क्षेत्रफल dA वेक्टर, जिसके बीच बना कोण थीटा है। अब आ जाइए डेरिवेशन कैसे करते हैं। अभी हमने आपको बेटा वैद्युत फ्लक्स बताया था, डी फाई बराबर E dA cos थीटा, E dA cos थीटा, समीकरण 1। ये हमने बेटा आपको अभी पढ़ाया है वैद्युत फ्लक्स, डी फाई बराबर E dA cos थीटा। अब देखिए E है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हमने पिछले लेसन में करवा रखा है, आपको पिछली वीडियो में जाकर के देखिएगा, मिलेगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर करा रखा। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी फटाफट बंद हो रहा है। E का मान समीकरण 1 में रखेंगे, E का मान समीकरण 1 में रखने पर, E का मान समीकरण 1 में रखने पर, E का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखो कैसे रखते, रख लेते हो कि नहीं रख पाते हो यार तुम लोग, रखना भी सिखाना पड़ेगा हमें। देखो कैसे रखा जाता है, जब सब कुछ सिखा दिए तो रखना भी बता दे रहे हैं यार। E का मान यहां से उठा करके यहां पर रखना है, रखिए। डी फाई बराबर E का मान ये बेटा रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये dA, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r स्क्वायर इंटू, अब लगा दीजिए dA cos थीटा। अब दोनों पक्षों का बेटा समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन करने पर, समाकलन करिए, समाकलन डी फाई। इधर देखिए बेटा Q कम Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट रहेगा, समाकलन dA cos थीटा बटे r स्क्वायर हो जाएगा।
डी फाई का समाकलन, फाई डी हट जाएगा, क्यू बटे 4πε0 समाकलन डी cos थीटा बटे आर स्क्वायर। पहला टॉपिक घन कोण डी ओमेगा, इसका मान डी ओमेगा, और ये जो बेटा पूरा वैल्यू है इसका मान कितना निकलवाए थे, समाकलन डी ओमेगा का 4 पाई, याद करो 4 पाई, फाई बराबर क्यू बटे 4πε0 गुणे 4 पाई, 4 पाई 4 पाई फिनिश हो गया, तो फाई बराबर कितना आ गया, क्यू बटे ε0। ये बद हो गया बेटा, यही संबंध है वैद्युत फ्लक्स फाई आवेश क्यू। अभी हमने बताया था गॉस के दो बच्चे थे, एक उसका बेटा वैद्युत फ्लक्स फाई था, दूसरा उसकी बेटी चार्ज आवेश क्यू था। उनमें संबंध निकाला, फाई बराबर क्यू बटे ε0, फाई बराबर क्यू बटे ε0, यही संबंध है, यही गॉस का प्रमेय कहा जाता है। सभी लोग फटाफट नोट करिए, फिर ये जो संबंध है इसको वेरीफाई तो कर ही लिया है आपने, इसका जो है परिभाषा यहाँ पर लिखवाते हैं, जल्दी लिखिए फिर करवाते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए, देरी मत करिए। चढ़ते तक पर तलवार उठाकर करता भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। थोड़ा वीर रस में चले गए। अरे ये माइंड है ना बेटा, ये भटका करता है, दिमाग चंचल होता है, कहीं ससुरा उधर भटक जाता, कहीं इधर भटक जाता। चलो फिर से आइए, एक बार समझाते हैं। एक बार फिर से बेटा देखिए, गॉस की प्रमेय फिर से आपको बताए दे रहे हैं। चला गया, एक तो सब भागते रहते हैं, जानते हैं मस्टरा जो है उनको रगड़ेगा भी ना, इसलिए लुक जाता है, लुका छिपी खेलता है। ससुरा हमसे छिपता ही नहीं जानता, मस्टरा हमसे बेचारे ढूंढ लेगा। और देखते हैं बेटा गॉस की प्रमेय, सबसे पहले आपको लिखना वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखना बेटा, वैद्युत फ्लक्स। मेरी राइटिंग आती है समझ में बेटा? देखो बहुत बोगस लिखते हैं, अच्छी राइटिंग हमारी नहीं है, इसलिए उसके लिए सॉरी बेटा। जहां पर ना समझ में आए कमेंट करके पूछ लेना। वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर, आपको हमने ई डी ए कास थीटा समीकरण 1 ये बताया है। और हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले लेसन में आपको करवाई है, 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। अब ये ई का मान रखेंगे समीकरण 1 में, ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भाई, रखना सीख लीजिए, बार बार हमको बताना पड़ता है। यदि मान नहीं रख पाए फिजिक्स में तो समझो कुछ नहीं रख पाए। ई का मान उठा करके यहां पर रखेंगे तो डी फाई बराबर, ई का मान रखना है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। देखो यहां पर ई था, इस ई की जगह पर ये मान हमने उठा करके बेटा शिफ्ट कर दिया। फिर यहां पर जो है डी ए कास थीटा। अब दोनों पक्षों का समाकलन करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बहुत बड़ी तो नहीं हो रही पर मैं बेटा, बता ससुरा को छांट पीट के छोटा कर दें, क्योंकि लॉन्ग मैथ 5 नंबर का सवाल है तो एक पेज तो लिखना ही पड़ेगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर
समाकलन करेंगे अब हम। समाकलन d5 Q/4πε0 बेटा बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है। समाकलन dA cos थीटा बटे r स्क्वायर। अब d5 का समाकलन बेटा हो जाएगा 5 Q/4πε0 dA cos थीटा बटे r स्क्वायर का मान हमने आपको d ओमेगा बताया था। कितना बेटा बताया था? d ओमेगा घन कोण। तो 5 बराबर Q/4πε0। ये समाकल d ओमेगा का मान कितना निकलवाया था? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। 5 बराबर Q/ε0। ये बेटा जो है गॉस की प्रमेय आ गई। किसकी प्रमेय आ गई? गॉस की। देखो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 बराबर Q गुणे 1/ε0। ऐसे इससे आप इसकी लिखेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे? आखिर जो संबंध आया है उस संबंध को भी तो हमें लिखना है। कैसे लिखोगे? अब फिर एक बार चित्र में आ जाइए। ये देखो बेटा एक बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? बंद, जिसको बद्ध पृष्ठ बोला जाता है। इस बंद पृष्ठ से जितना फ्लक्स फाई निकलेगा, क्या निकलेगा? फाई, वो इस पर जो कुल आवेश वितरित होगा, चारों ओर से जो टोटल आवेश इस पर लगेगा, उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। क्या होगा? 0 गुना। कैसे लिखेंगे आप? किसी बद्ध पृष्ठ से उत्सर्जित कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बेटा आपको सबसे नीचे लिख लेना है, यही गॉस की प्रमेय है। किसी बद्ध पृष्ठ से उत्सर्जित वैद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझ गए? ये आपको लिख लेना है। फिर से बोलें, किसी बंद पृष्ठ यार, किसी बंद पृष्ठ से उत्सर्जित वैद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये लिख लीजिए, बस हो गया इसका पद। जल्दी नोट करें, फिर अगला करवाते हैं। हो गया? नोट कर लिया? जल्दी नोट करो। मेहनत करके पढ़ो सभी लोग बेटा। इतनी मेहनत जरूर कर डालो कि जो लोग आपसे जलते हैं, आपकी पढ़ाई से जलते हैं, वो सुलगना भी शुरू हो जाए, धुआं भी निकलने लगे उनसे। इतना जरूर पढ़ डालो, क्योंकि ये पढ़ाई का जो दौर मंजिल चल रहा है, कोई नहीं सोचता है बच्चा आगे सक्सेस हो जाए। इसलिए इतना जरूर पढ़ो, इतनी कामयाब जरूर अपने में बना लो, ताकि जो लोग आपको देख करके जल रहे हैं वो जले ही नहीं, बल्कि सुलगना भी शुरू हो जाए। ये बेटा था गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय समझ गए? ना समझो फिर बताएं यार। अब तो प्रेसम से सब कर दिया यार, अब तो आ जाना चाहिए समझ में। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके लिख देना, फिर बता देंगे। ठीक बेटा? अब जो है गॉस की प्रमेय जो हमने निकाली है, फाई बराबर Q/ε0, लेकिन जब सवाल आप लगाएंगे तो कुछ अलग तरीके से भी इसका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कोई बेटा घन दिया है, क्या दिया है? घन। घन तो जानते हो, ठोकने वाला घन नहीं, आकृत घनाकार बेटा, ऐसे घन। ये घन दिया है,
यदि आपसे ये कहे घन के किसी एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा, यदि ये आपसे पूछे सवाल में घन के एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो बेटा घन में कई फलक होते हैं? 6। घन में फलकों की संख्या बराबर 6। तो एक फलक से जो फ्लक्स फाई निकलेगा वो Q बटे एप्सिलॉन 0। लेकिन यहाँ पर फलक भी देखो कितने हैं? 6। तो 6 से और भाग करेंगे। फाई बराबर Q बटे 6 एप्सिलॉन 0 जब आप लगाओगे तब आपका जो है सवाल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा बेटा। यदि न्यूमेरिकल लगाते वक्त कहेगा घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि इसके केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है या इस पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश वितरित किया गया है, एक फलक से कितना फ्लक्स उत्सर्जित होगा, तो फाई बराबर Q बटे 6 एप्सिलॉन 0 आप लगाएंगे। जो भुजा 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कुछ भी दी हो, भुजा से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो दूरी पर निर्भर ही नहीं करता। एक क्वेश्चन बहुविकल्प में आपका यहाँ से क्लियर होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है यदि दूरी का मान 10 गुना कर दिया जाए या दूरी का मान 2 गुना कर दिया जाए तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितने गुना हो जाएगा? ऑप्शन होगा 2 गुना, आधा, 4 गुना या अपरिवर्तित, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फटाक से टिक करोगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स है वो कभी भी दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसलिए दूरी जब निर्भर ही नहीं दूरी पर करता यार, तो चाहे दूरी 2 गुना हो चाहे 3 गुना, कोई सवाल ही नहीं उठता। जब हम आपको चाहते ही नहीं हैं तो आप चाहे जितना हाईटेक से हमारे आगे प्रवेश करें, हमको कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से जो वैद्युत फ्लक्स है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता बेटा। दूरी चाहे आधी हो चाहे 2 गुनी हो, कोई मतलब नहीं, वैद्युत फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो जैसे का तैसा ही रहेगा। अब जो है गॉस के प्रमेय के बेटा अनुप्रयोग आते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है। गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग, कभी कभी अनुप्रयोग पूछ लिया जाता है गॉस की प्रमेय का, तो हम आज आपको एक अनुप्रयोग बताने जा रहे हैं। देखिए गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग क्या होता है। पहला अनुप्रयोग लिखिए, गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन करना। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन करना। कूलाम का नियम तो बताया था बेटा, जानते होंगे। यदि 2 बिंदु आवेश हैं, प्लस माइनस, कैसे हैं? अपोजिट चार्ज हैं, तो क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन। यदि चार्ज कैसे होते? अपोजिट, एक प्लस दूसरा माइनस, तो अट्रैक्शन हटाक से कम में चिपक जाएगा। और यदि ये सेम चार्ज होते प्लस प्लस, तो ये रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इनके बीच जो बल लगता है वैद्युत बल, वो कूलाम के नियम से निकाला जाता। तो इसी कूलाम के नियम की हमें अब व्याख्या करनी है गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके कूलाम के नियम का सत्यापन करना ही गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कहलाता है बेटा। तो लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, आप भी अब जान गए हो। हम
जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो हचाक से समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1। उसके बाद अब आप वैद्युत फ्लक्स रखेंगे डी फाई बराबर ई डी ए कास थीटा। यहाँ पर थीटा का मान 0 रखेंगे, क्योंकि जब क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो उनके बीच कोण कितना होगा? 0। तो ये हमको मिल जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए कास 0 तो डी फाई बराबर हो जाएगा आपका ई डी ए, क्योंकि कास 0 की वैल्यू कितनी होती? 1। कास 0 की वैल्यू कितनी होती? 1, इसलिए यहाँ पर कितना रखेंगे? 1। तो डी फाई बराबर मिल जाएगा ई डी ए। अब बेटा यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यार इधर समाकलन डी फाई ई समाकलन डी ए, फाई का बेटा समाकलन फाई, ए का समाकलन ए, डी ए का समाकलन ए। चाहो तो पिंड का कर रहे हैं तो उनमें पिंड भी ऐसे बेटा बना देना। अब देखिए फाई बराबर ई, पिंड का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण इसको बेटा 2 मानेंगे। कितना मानेंगे? 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये बेटा फाई का मान, ये फाई का मान LHS बराबर है, तो RHS भी क्या कर देंगे? बराबर ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ई बराबर करेंगे, ये सब गुणे में इधर बटे में जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। इसके बाद एक हमने आपको तीव्रता का फॉर्मूला बताया था, E बराबर F बटे क्यू 0, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, F कम F बराबर ई क्यू 0। यहाँ पर E की वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू बेटा रखनी है? E की। E का मान रखने पर, रखिए वही बार बार आपसे करें, मान रखना सीख लीजिए। ये फिजिक्स में रख नहीं पाया तो समझो फिजिक्स कभी भी नहीं सीख पाया, इसलिए रखना पहले सीखिए फटाफट। F बराबर E, E की वैल्यू बार बार रखना पड़ेगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो E का वैल्यू रख दिए। पहले से भी देखो चार्ज कितना? Q0 कितना दिया गया है? Q0, तो साथ में लिख देंगे Q0। यही बेटा कूलाम का नियम है। तो किसकी प्रमेय से इसका सत्यापन हुआ? गॉस की प्रमेय से, तो इसलिए हो गया गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। फटाफट नोट करिए, फिर अभी फिर से समझाते हैं, पुनः समझाते हैं। जल्दी नोट करिए। नोट हो गया बेटा? चलो एक बार फिर से पुनः बता दे रहे हैं। देखिए बेटा, पूछा जाएगा क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। देखो कैसे सत्यापन करोगे। तो सबसे पहले लिखोगे, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय बेटा, हम
जानते हैं, देखो भाई मैंने पहले बोल दिया रेटिंग मेरी अच्छी नहीं आती है। हम जानते हैं, यदि कहीं पर आपको ना समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। हम जानते हैं फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। फिर वैद्युत फ्लक्स, इसको समीकरण 1 मान लेना। वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डी ए कास थीटा। इसमें थीटा बराबर हम रखेंगे 0 अंश। कितना रखेंगे बेटा? 0 अंश। तो हमको ये मिलेगा डी फाई बराबर ई डी ए कास 0 अंश। तो ये हो जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए। कितना हो जाएगा? ई डी ए। अब यहां पर दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? समाकलन करिए। समाकलन डी फाई बराबर समाकलन डी ए। समाकलन हटेगा तो डी हट जाएगा, फाई बचेगा। यहां पर समाकलन हटेगा, डी हट जाएगा, ए बचेगा। इसके बाद में फाई बराबर ई, ये जो बेटा है ये पिंड का क्षेत्रफल है, और पिंड का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 को बेटा देखिए मैं गोला बनाने जा रहा हूं। समीकरण 2 का LHS, समीकरण 1 का LHS देखो सेम बराबर है, सेम 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 यानी कि बराबर यार, दोनों एक जैसे हैं, सेम है, बराबर। तो जब ये दोनों बराबर, LHS बराबर तो RHS बराबर ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये गुणे में तरफ बटे में जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई बेटा। और हमने आपको एक फार्मूला बताया था, तीव्रता ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो, बटे में 1 मानकर क्रॉस मल्टीपल करिए, एफ एकम एफ बराबर ई क्यू जीरो। ई का मान यहां पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसमें पहले से बेटा क्यू जीरो दिया गया है, तो यहां पर आप लिख दीजिए क्यू जीरो। ये आ गया बेटा कूलाम का नियम। गॉस की प्रमेय से किसके नियम का सत्यापन किया गया? कूलाम के नियम का सत्यापन। इसी प्रकार से अभी इसके 3-4 बेटा अनुप्रयोग हैं, तो अगली वीडियो में हम वो भी अनुप्रयोग बनाकर डाल देंगे। तब तक आप ये अनुप्रयोग करिए। एक बात आपसे हम बताना चाहते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। देखो जब तक पढ़ाई मन से नहीं की जाती है तब तक बेटा कुछ नहीं आता है। पढ़ाई करने का एक मन में हौसला होना चाहिए। जैसे बचपन में गुल्ली डंडा खेलने का हौसला था, उसी प्रकार इस समय पढ़ाई करने का हौसला उत्पन्न कर लीजिए, तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सब आ जाएगा। यदि भगवान राम ये सोच लिए होते कि 10
मूल वाले रावण को हम नहीं मार सकते, तो कभी नहीं मार पाते कि उनका सिंगल हेड, उसका 10 हेड। 10 हेडों की सोच कहाँ 1 हेड की सोच। ये सिर्फ राम को मारने का एक जज्बा था, जिन्होंने अपना जज्बा कायम रखा और अंत में रावण का वध किया। आप सभी लोग भी अपना जज्बा कायम रखो। हम इसी प्रकार से वीडियो बना बना कर डालते जाएंगे। आपका सारा कंप्लीट कोर्स पूरा हो जाएगा और मेहनत से पढ़िए ताकि जो है आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकें। बताइएगा कमेंट करके, जैसा कुछ हो बेटा ना समझ में आया तो फिर से बता देंगे। ठीक, धन्यवाद।